वृद्धावस्था पेंशन आप देते थे 36,52,607 वृद्धजनों को देते थे। हम दे रहे हैं 60,99,901 वृद्धजनों को। आप देते थे 300 रुपया, हम दे रहे हैं 1,000 रुपया। दिव्यांग जन पेंशन आप देते थे 8,75,992 दिव्यांगजनों को 300 रुपया महीना, हम दे रहे हैं 11,03,739 1,000 रुपया महीना। कुष्ठावस्था पेंशन आप देते थे 4,765 को और हम दे रहे हैं 12,361 ऐसे कुष्ठ रोगियों को। ये पैसा है जो आपके समय में जो 300 रुपया भी मिलता था वह भी 3 महीने 6 महीने में जाता था और उसमें भी आधा कट में चला जाता था। हाँ, आप देखिए ना, जब बाबू देते थे तो नगद लेते थे उन लोगों से। हम सीधे डीबीटी के माध्यम से सीधे यहां से पैसा उस लाभार्थी के खाते में देते हैं और यह अंतर है डिजिटल ट्रांजैक्शन का। नहीं, मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। तो अब देखिए, जो जांच यहां से होती है वहां नीचे के बाबू का सारा काम बंद, उसको दूसरा काम दे दिया गया। परेशान आप लोग हो रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने हर जगह अपने कुछ नमूने बिठाए हुए थे, तो उससे परेशानी आप लोगों की है। लेकिन सामाजिक सेक्टर में जो सुधार हुआ है, 8 वर्ष में 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाएं, देश के अंदर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाएं, इसमें तो आपको भी खुशी होनी चाहिए, हमें भी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि ये समाज के विकास में ही योगदान देंगे। अगर हमारे शरीर में किसी हिस्से में कोई कमी आ जाए तो शरीर पूर्णांग नहीं होता। ऐसे ही समाज की स्थिति भी है। कहीं गरीबी होगी, बदहाली होगी, अव्यवस्था होगी, तो अंततः उसका भुक्तभोगी पूरे समाज को, पूरे देश को होना होता है। और यही स्थिति सोशल सेक्टर की भी। हमें सामाजिक विसंगति को दूर करना होगा। ये राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठ करके इसके बारे में सभी को मिलकर के काम करना होगा। और उसी का परिणाम है कि देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभरे हैं, आज सामान्य जीवन यापन कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोगों को एक नया जीवन मिला है आगे बढ़ने के लिए। और इस बार सरकार ने जीरो पॉवर्टी के जिस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, हमने सर्वे पूरे कर लिए। पहले चरण का सर्वे हो गया है, 13,57,000 परिवार चिन्हित किए गए हैं, जिसमें 17 कन्वर्जेंस स्कीम के अंतर्गत उन्हें राशन कार्ड, आवास, स्कूल में प्रवेश, आयुष्मान या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, किसान सम्मान निधि, अप्रेंटिसशिप स्कीम की स्कीम, जीवन जल जीवन मिशन, शौचालय की स्कीम आदि के साथ साथ जोड़ने के साथ ही हम लोगों ने एक व्यवस्था और की है कि ऐसी आर्थिक गतिविधि के साथ उसको जोड़ेंगे कि साल में कम से कम 1,25,000 रुपये मिनिमम उस परिवार की अतिरिक्त इनकम उसकी हो सके। और यह योजना हम बहुत शीघ्र लागू कर रहे हैं और इसमें बजट में हमने 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी इस कार्य के लिए उपलब्ध करवाई है कन्वर्जेंस के माध्यम से। और ऐसा नहीं कि हम कर पहले न किए हो, जिन लोगों को बहरा है उसके उदाहरण भी मैं दे रहा हूं। बनटांगिया, मुसहर, थारू, ये सब तीनों पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के और नेपाल बॉर्डर से जुड़े हुए क्षेत्रों में है। इसके अलावा गौड़, थारू, चेरो, कोल, सहरिया, बिजनौर में बुक्सा, 100% सैचुरेशन सभी योजनाओं से आच्छादित करने के बाद अब हम लोगों ने जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य किया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इसके लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा हम लोगों ने बुजुर्ग लोगों को
क्योंकि संस्कार होते हैं, बहुत सारे लोग अपने बूढ़े मां बाप को बाहर कर देते हैं, देखभाल नहीं कर पाते। लेकिन सरकार ने तय किया है कि यद्यपि लोगों को परिवार का दायित्व बनता है कि अपने बच्चों को संस्कारित करे, लेकिन फिर भी अगर नहीं होता है तो सरकार वो दायित्व भी निभाएगी। और हमने इस बार 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था ऐसे संस्थाओं को स्थापित करने के लिए भी, ऐसे आवासीय गृह संचालित करने के लिए किया है जहां पे हम ऐसे बुजुर्गों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध करवा सकें। अनुसूचित जाति के लिए पूर्व दसम और दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में हर एक अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र को ये सुविधा प्राप्त होती है। तो बजट का प्रावधान हम लोगों ने पहले से किया है और उनको सभी को ये सुविधा प्राप्त, शुल्क प्रतिपूर्ति के साथ साथ स्कॉलरशिप भी प्राप्त होती है और ये व्यवस्था अभी भी चली आ रही है। पिछड़ा वर्ग के लिए आप देखेंगे समाजवादी पार्टी की सरकार के समय जो केवल 1200 करोड़ के आसपास मिलता था, इस बार 2825 करोड़ रुपए पिछड़ी जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। आप डाटा मिस कर गए या जानबूझ के नहीं पढ़े होंगे। आप पढ़ेंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि आपकी कमी है, आपकी अपनी कमी को कैसे आप बोल सकते थे। और सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए भी 900 करोड़ की व्यवस्था इस बजट में की गई है सोशल सेक्टर में। ओह, मैं क्या कह रहा हूं, आप पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी जहां कटघरे में खड़ी होगी उसको आप पढ़ेंगे ही नहीं। कम से कम इस उम्र में तो सच बोलने की जज्बा होना चाहिए। ओह, अब कैसे लोकतांत्रिक है उस पर भी मैं बात कर रहा हूं। हाँ, ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी हम लोगों को पढ़वाती है, बुलवाती है। जो हमारी पार्टी की नीतियां उसके अनुसार हम बोलते हैं। चलिए उस पर भी आते हैं। महोदय, पर्यटन और संस्कृति का सेक्टर भी, यह हमारी संस्कृति, हमारी अर्थव्यवस्था का एक्सीलेटर बन सकती है। मुझे लगता है कि पहली बार ये लोगों ने देखा होगा कि सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था, आस्था से आगे बढ़ी हुई अर्थव्यवस्था, ये नकल करके पास हुए लोग हैं, मत आप उनके चक्कर में पड़िए। आपके जनरेशन गैप को आपको थोड़ा देखना चाहिए। बस आपको जब बोला जा रहा है खन्ना जी की तरफ देखते रहिए। खन्ना जी आपको अब उसमें नहीं बुलाए होंगे, अपने भोज में नहीं बुलाए होंगे। हाँ हाँ, अरे सभी लोग तो उनके यहां गए थे। लेकिन आस्था की अर्थव्यवस्था, ये सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था भी इकोनॉमिक ग्रोथ का कारण बन सकती है। काशी विश्वनाथ धाम ने, अयोध्या में से राम जन्मभूमि में रामलला के विराजमान होने और महाकुंभ ने इसको साबित किया है। यानी यूपी की अर्थव्यवस्था में कितना परिवर्तन आया है। 2016 में प्रदेश में केवल 21 करोड़ पर्यटक आए थे और 24 में यह बढ़कर के 65 करोड़ हुआ। और अकेले महाकुंभ में 45 दिन में 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु आए। और इसीलिए सरकार ने तय किया है कि जो हमारी सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था है, इसको हम उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था के साथ जोड़ेंगे और इसके लिए धनराशि लगाएंगे। अयोध्या के पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए भी 150 करोड़ रुपए, मथुरा के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए, बांके बिहारी मंदिर मथुरा वृंदावन में एक कॉरिडोर बनाने के लिए भी हम लोग 150 करोड़ रुपए इस बजट में प्रावधान किया है। और मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी धाम में 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। नेमी सारण्य के लिए
नेमी सारण्य के लिए 200 करोड़ रुपए की 100 करोड़ पर्यटन विकास के लिए और 100 करोड़ रुपए वेद विज्ञान केंद्र बनाने के लिए किया है और चित्रकूट के विकास के लिए भी धनराशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है। इसके अलावा मैं सभी माननीय सदस्यों से कहूंगा कि मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र की जो भी स्कीम को देंगे पर्यटन विकास के माध्यम से उसको हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वो रोजगार के अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाता है और उसको सरकार उसके लिए धनराशि देगी। महोदय, इसके लिए साथ साथ नगर विकास में भी प्रदेश सरकार ने कुछ नई स्कीम को आगे बढ़ाया है। यहाँ पे नगर विकास मंत्री ने आपके सामने यहाँ पहले ही कहा कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक स्मार्ट सिटी वाला राज्य है। इसमें 10 केंद्र सरकार की मदद से और 7 को हमने स्टेट सेक्टर से डेवलप किया है। प्रदेश के 17 जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है जो हमें स्मार्ट सिटी है, इस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा को भी हम लोगों ने विकास के पथ पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई के साथ सेफ सिटी के रूप में डेवलप किया है। 11 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और ITMS की व्यवस्था भी की है, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट की सुविधा दी है। एक जगह से बैठ करके सुरक्षा को, ट्रैफिक मैनेजमेंट को और स्वच्छता के कार्यक्रम को हम लोग उसके